अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लास 11th का सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 5 है आपका एनसीईआरटी की बुक में। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे इसके जो नाम है उसी से पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक सिंपल नंबर ना होकर दो नंबर्स को कंबाइन करके बनाया गया है। इसमें दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक होता है उसका रियल पार्ट और एक होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम इंटीजर्स करते हैं या रियल नंबर्स में जब हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो नहीं निकलता, तो उसके लिए ही हम यहाँ पर आई का इंट्रोडक्शन करते हैं। एक आई, इसे हम आयोटा पुकारते हैं और ये जो है इसकी वैल्यू, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है या आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। तो अगर हमें किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर इसका रोल जो है वो यहाँ पर आता है। जैसे कि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ -3 किया तो मैं नॉर्मली क्या है कि हम ये कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर आई स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 3 आयोटा स्क्वायर। -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ यहाँ पर, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। मान लो मैंने लिखा -4, ठीक है, तो इसके लिए -1 की जगह मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर यूज़ करूँगी, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। और ये 2 का स्क्वायर रूट 4 आयोटा बाहर आ गया। स्क्वायर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। तो ये है इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसीलिए ये जो आयोटा है इसका यूज़ करके ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फॉर्म क्या होता है, a + आयोटा b। ठीक है, इसे हम z से डेनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डेनोट करते हैं, a + आयोटा b। इसमें a जो है वो इसका रियल पार्ट होता है, ये है a का जो है वो रियल पार्ट है इसका। ठीक है, और ये है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। अब इसे लिखेंगे कैसे, a = रियल z और b = इमेजिनरी z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। तो ये तो हो गया आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर नॉर्मली हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसमें ज़्यादातर जो हमारे रूल्स हैं वो वही रूल्स लगते हैं जो हम अपने इंटीजर्स में यूज़ करते थे या रियल नंबर्स में यूज़ करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, इनकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है या जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हम डिस्कस करेंगे। अब दो नंबर्स हैं मेरे पास, z1 = a1 + आयोटा b1 और z2 = a2 + आयोटा b2। अगर मैं इन दोनों को कहूँ कि z1 = z2 है, z1 = z2 है, तो इसका मतलब z1 का रियल पार्ट = z2 का रियल पार्ट और z1 का इमेजिनरी पार्ट = करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट। जैसे इसमें मैंने z1 = z2 लिखा, तो इससे मुझे पता चला कि a1 = a2 है और b1 = b2 है। ठीक है, आयोटा तो आयोटा ही है। इस तरीके से हम जब दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल बताते हैं, तो हम इस तरह से उन्हें कंपेयर करते हैं कि उनका रियल पार्ट सेम होता है, इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट अलग से इक्वल हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये क्लोजर लॉ लगती है इसमें एडिशन में। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जो हमारे पास में रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कि पहला हो गया क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब अगर मैं z1 में z2 को ऐड करूं, अगर z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 + z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी कि ये होती है क्लोजर लॉ।
कहने का मतलब है कि एडिशन करने पर भी वो उसी के अंदर रहेगा, उसी कैटेगरी में रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में। नंबर टू है इसमें कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब Z1 प्लस Z2, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 प्लस Z2 किया तो ये Z2 प्लस Z1 और Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 बराबर ही रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये हो गई आपकी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। थर्ड है आपकी एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब आप उनको यूज़ कर रहे हो, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ कर रहे हो, तो इसमें भी फिर वही कंडीशन लगती है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तीन लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये हो गई एसोसिएटिव लॉ, यानी कि आप किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड करोगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ हो गई, एसोसिएटिव लॉ हो गई। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि जो उसको समझ लो 0 प्लस आयोटा 0, इसे मैं Z मान लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं IZ मानूंगी, ये होती है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। इसे मैं कहूँ, इसका मतलब है कि अगर मैं इसे किसी भी नंबर में ऐड करूँ तो ये हमें हमेशा वही नंबर वापस मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे A प्लस आयोटा B में ऐड करूँ 0 प्लस आयोटा 0 को, तो मेरे पास क्या आएगा, A प्लस 0, रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ जाता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट में कॉम्प्लेक्स पार्ट जुड़ जाता है, तो ठीक है, प्लस आयोटा B प्लस 0, ये हो गया हमारे पास में। ये इसका मतलब A प्लस 0 का मतलब तो A ही हुआ, प्लस आयोटा B हुआ, तो इसका मतलब ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। हमने एडिशन में ये बात अभी डिस्कस नहीं करी कि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन किस तरीके से होता है। तो वो इस तरह से होता है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूं तो उनके जो रियल पार्ट्स हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने किया A प्लस आयोटा B प्लस 0 प्लस आयोटा 0, तो इसका रियल पार्ट 0 A प्लस 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट B प्लस 0 हो गया, तो मेरे पास में आंसर अल्टीमेटली A प्लस आयोटा B आ गया। तो ये हो गई इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। अब करेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसको ऐड करने से जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आंसर 0 हो जाए, मतलब पूरी तरह से कैंसिल हो जाए वो, ठीक है, तो वो होगा इसका एडिटिव इनवर्स। तो ये हो गया आपका, मान लो आपको गिवन है Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, माइनस A प्लस आयोटा माइनस B, ठीक है। ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का, एडिटिव इनवर्स हो गया ये इसका, ठीक है। यानी कि अच्छा, इसे भी हम ऐसे कह सकते हैं कि Z प्लस 0 इज इक्वल टू Z है हमारे पास में, और ये क्या हो जाएगा, ये इसे मैं कहूँगी माइनस ऑफ Z, एडिटिव आइडेंटिटी को तो माइनस ऑफ Z प्लस Z इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास में एडिटिव इनवर्स। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। तो जिस तरीके से आपने पहले अलजेब्रा में अपने ये रूल्स वगैरह पढ़े हुए हैं कि A प्लस B इंटू में C प्लस D करते हो, उसी तरह से इसको भी आप करोगे, A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। तो A1 A2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि -1 होती है, तो ये -1 हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ A1 A2 माइनस B1 B2, ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट प्लस आयोटा B1 A2 प्लस A2 B1 A1 B2, ठीक है।
ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली तो प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ है कि जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म तैयार हो गई हमारे पास में। जो Z1 और Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, उनमें इमेजिनरी पार्ट, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट है। तो ये भी हमारे पास में ये भी ये हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट मीन्स इसमें क्लोजर लॉ लगती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। फिर है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब वही है कि Z1 Z1 को अगर Z2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो Z2 Z1 के इक्वल ही होगी, ठीक है। अगर मैं Z1 को Z2 से करूं या Z2 को Z1 से करूं, एक ही बात है। फिर है एसोसिएटिव लॉ। जब मैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रही हूं तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू में Z3, ठीक है। ये हो गई आपकी एसोसिएटिव लॉ। फिर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 प्लस आयोटा 0। ऐसा नंबर, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर है वो सेम रहे, तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो ये है 1 प्लस आयोटा 0, ठीक है। अगर मैं इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर सेम रहेगा। देखो a प्लस आयोटा b इंटू में 1 प्लस आयोटा 0 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस इमेजिनरी पार्ट से कर दो 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? a प्लस आयोटा b आ गया, यानी कि z इंटू में ये जो आइडेंटिटी है इज इक्वल टू z। ये आ गया आपके पास में आंसर, ठीक है। फिर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि ऐसा नंबर जिनसे मल्टीप्लाई करने पर मुझे आंसर 1 मिल जाए। तो ये है z, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z, ठीक है। 1/z का मतलब 1/a प्लस आयोटा b। और अगर मैं इसे रैशनलाइज कर दूं तो मेरे पास में नंबर आ जाता है a/a² प्लस b² प्लस आयोटा माइनस b/a² प्लस b², ठीक है। क्या होगा इसमें? अगर मैं इसे वो करती हूँ, रैशनलाइज करती हूँ, तो क्या होता है 1/a प्लस आयोटा b को मैंने किया a माइनस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आया a माइनस आयोटा b अपॉन a² माइनस में आयोटा b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब i² की वैल्यू तो क्या होती है हमारे पास में? माइनस का 1 होती है। तो ये हो गया a माइनस आयोटा b अपॉन a², माइनस का 1 लगा दिया, i² की आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने माइनस का 1 लगाया तो ये प्लस बन गया। तो ये हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसे सेपरेट करके लिखूं तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से यहाँ पर है हमारे पास में डिवीजन। तो डिवीजन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसे अगर मैं दूसरे Z1 मान लो इसे लेती हूँ मैं Z1 A1 B1, ठीक है। तो मैंने इसे डिवाइड करना है Z2 से, तो ये हो गया Z2 और ये है हमारे पास में A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z2 मतलब Z1 इज डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ a प्लस आयोटा b इंटू में 1 अपॉन a1 प्लस आयोटा b1 इंटू में a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि z1 इंटू में 1 अपॉन z2, यानी कि z2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेकर मैं उसे डिवीजन में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये सिंपल है, जैसे हम रैशनल नंबर्स में करते थे कि लास्ट वाले नंबर को मैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देती थी, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6 लिखा,
तो मैं उसे क्या करूँगी 3/4 मल्टीप्लाई 6/5 कर देती थी। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का पार्ट है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 है, तो जो नेक्स्ट वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, Z1 मल्टीप्लाई 1/Z2। 1/Z2 का मतलब क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका 1/A2 प्लस आयोटा B2 का। हमने जैसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा कि A1 प्लस आयोटा A प्लस आयोटा B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/A2 प्लस आयोटा B2। इसे अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो ये बन जाएगा A2/A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस का B2/A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा पोर्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो पूरा पोर्शन है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया A1 प्लस आयोटा B1 मल्टीप्लाई A2 माइनस आयोटा B2/A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सिंपल हो गया आपके पास में ये डिवीजन। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर लेकर करना चाहूँ तो यहाँ पर NCERT की बुक से मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को मैं करती हूँ, तो Z1 से Z2 को डिवाइड किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा दी मैंने, Z1 मल्टीप्लाई 1/Z2। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्या, इस फॉर्म में बनेगी वो। तो Z1 कितना है 6 प्लस 3 आयोटा, और Z2 क्या बन जाएगा मेरे पास में, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बन जाएगी 2A2 की तरह 2/2 का स्क्वायर प्लस इसके पास कोफिशिएंट क्या है आयोटा के पास में 1, तो B की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस इसके ऊपर ही लिख लेते हैं माइनस आयोटा B2 माइनस आयोटा B2, यानी कि यहाँ पर 2B की वैल्यू कितनी है मेरे पास में -1 है ना, तो ये बन जाएगा +1। ठीक है, और अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँगी तो नीचे वाला पोर्शन तो मेरा हो गया, ये -1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये 2 माइनस आयोटा है, तो मेरे पास में यहाँ पर इसकी जो B की वैल्यू है वो -1 है, कोफिशिएंट जो है वो -1 है, क्योंकि मैं इसे A प्लस आयोटा B से कंपेयर कर रही हूँ। A प्लस आयोटा B किससे कंपेयर करूँ मैं, अगर 2 माइनस आयोटा को, तो A इज इक्वल टू तो 2 होगा और B इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी है यहाँ पर। अब मैंने जब लिखा A2 माइनस ऑफ B आयोटा B2, तो माइनस माइनस अपने आप ही प्लस बन गया, तो 2 प्लस आयोटा बन गया ये। अब मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो ये बन जाएगा, ऊपर का पोर्शन करते हैं 6 2 12, 3 2 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 2 4 और -1 का बन गया 1। ठीक है, ये बन गया। तो अब इसमें देखो रियल पोर्शन इमेजिनरी पोर्शंस को आप जोड़ दोगे, 6 और 6 12 आयोटा हो गया, और ये ना आयोटा स्क्वायर है, तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3। तो 12 - 3 कितना होगा आपके पास में, 12 - 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 12 आयोटा होल अपॉन 5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका डिवीजन। अब है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस। डिफरेंस बहुत आसान है, नॉर्मल जैसे डिफरेंस निकालते हैं हम, यहाँ पे बस वही है कि जो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो Z1 और Z2 जैसे मेरे पास है, तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, तो A1 माइनस A2 प्लस आयोटा लगा दिया B1 माइनस B2, ये हो गया इनका डिफरेंस। रियल में से रियल और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास में डिफरेंस आ गया इसका। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सिंपल है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगती है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z2 प्लस Z3, ठीक है, मतलब Z2 और Z3, मैंने Z2 प्लस Z3 को ऐड किया और उससे मैंने Z1 को मल्टीप्लाई किया,
इज इक्वल टू Z1 प्लस Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ठीक है, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ये भी इस पर एप्लीकेबल है। ज़्यादातर जो इंटीजर के जो रूल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के, वो सभी इस पर यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है आपके पास में आयोटा की वैल्यू। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, अब पावर ऑफ आयोटा में वैसे तो सिंपल सी एक ही बात है, आपने स्टार्टिंग में देखा था कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। ठीक है, अगर मान लो मैं कोई भी वैल्यू रखती हूँ, अगर मैंने रखी आयोटा आयोटा 5 रखी, 3 रखी पहले। ठीक है, तो मैं इसे सेपरेट कर लूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है, इंटू में आयोटा, तो ये हो गया हमारे पास में माइनस का आयोटा। इसी तरह से और भी जितने भी मैं पावर्स ले लूँगी, अगर मैं इसे आयोटा 4 ले लूँ, आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 ले लिया मैंने, तो ये 2 स्क्वायर्स बन गए और एक स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 इक्वल टू +1 हो गया। ठीक है, तो मैं इसे एक सिंपल रूल की तरह, जैसे बुक में आपको गिवन है 4k लिख सकती हूँ। तो आयोटा रेज़ टू पावर 4k की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, और आयोटा 4k + 1 की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी, या +3 +5 किसी की भी वैल्यू -1 रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास में आयोटा की पावर। अब है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर। हमने पहले किया था कि अगर किसी नंबर में नेगेटिव साइन हो तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, अभी तक हमें यही पता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं कि जो माइनस का साइन है उसकी जगह हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि सिंपल कोई भी नंबर है, 3 -3 है मेरे पास, तो हम पहले क्या कहते थे कि जो रूट्स आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये हो जाता है -1 की जगह मैंने आयोटा का स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में √3। आयोटा का स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके रूट्स पॉसिबल हैं, जैसे कि 4 है और 9 है, मैंने 9 ले लिया, माइनस का 9 ले लिया, तो -1 की जगह मैंने यहाँ पर आयोटा पुट कर दिया, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इसमें से आयोटा स्क्वायर का तो आयोटा बाहर आ गया, और 9 का √9 का 3 आ गया, तो 3 आयोटा इसकी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हमारे लिए जो रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, उनकी वैल्यू निकालना भी अब, उनके स्क्वायर रूट्स निकालना भी अब पॉसिबल हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से। ठीक है, अब उसके बाद में जो आइडेंटिटीज़ हैं, यहाँ पर हम जितनी भी आइडेंटिटीज़ प्रीवियसली हमने अलजेब्रा में यूज़ करी हुई हैं, वो सारी आइडेंटिटीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में? सेम जो हम नॉर्मली पहले से अलजेब्रा में यूज़ करते हुए आए हैं, वही सारी आइडेंटिटीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। नंबर 1 है आपका Z1 + Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर + 2 Z1 Z2। दूसरा है Z1 - Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर + -2 Z1 Z2। फिर है Z1 + Z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू Z1 क्यूब + Z2 क्यूब +3 Z1 Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर Z2 +3 Z1 Z2 स्क्वायर। ठीक है, और फिर है Z1 - Z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू Z1 क्यूब - Z2 क्यूब +3 Z1 -3 Z1 स्क्वायर Z2 +3 Z1 Z2 स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गया आपका, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़ इसमें यूज़ होती हैं आपकी। और एक बची है, वो क्या है, z1 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू में z1 माइनस z2। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज़ जो पहले से हम यूज़ करते आए हैं वही सारी आइडेंटिटीज़ इसमें अभी भी इस्तेमाल हो, मतलब सब की सब इसमें एज इट इज़ एप्लीकेबल है। तो ये आपका हो गया सारा पोर्शन ख़त्म। अब इसके बाद हम करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मॉडुलस का मतलब है किसी चीज़ का मॉड निकालते हैं जैसे, तो इसमें इसका मॉडुलस कैसे होगा, इसे हम डेनोट करेंगे बार z से, और उसके बाद में मॉड ऑफ z से। और जैसे z अगर हमारे पास में a प्लस आयोटा b है, तो हमारे पास मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस आयोटा b अगर z है तो हमारे पास उसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका मॉडुलस। और कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ z को जो है हम z बार से डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z को। और उसकी वैल्यू क्या होती है कॉन्जुगेट ऑफ z की, नहीं खोल के